आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं? आप देखिए ये रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत बड़ी बड़ी लैंग्वेज है और ऑप्शन नंबर चौथा सही किया गया। मतलब कहने का ये है कि अब वो जमाना गया जब आपसे N2+3H2 पूछा जाता था, बताइए क्या हो गया, अमोनिया। अब नहीं आते। ये लैंग्वेज देखिए कितनी बड़ी बड़ी लैंग्वेज है और आपको डिटेल पता होना चाहिए क्या है। आप मेरी बात समझिए। इसी तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, मतलब आपको एवरीथिंग, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको नहीं पढ़नी है। अगर आप ये चाहते हो कि इसी बार आपका एग्जाम निकल जाए तो आपको ना थोड़ा सा बाउंड्री से बाहर जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी। वो लोग से, मतलब मैं देखता हूं यूट्यूब पर अभी भी उसी तरह के सवाल यूट्यूब पे चल रहे हैं जैसा आप लोग पढ़ना चाह रहे हो, लेकिन जैसा आप पढ़ना चाह रहे हो वैसे से एग्जाम नहीं निकलेगा। मैं आज आपको इस वीडियो में केमिकल रिएक्शन का औना पौना तिकोना यानी पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब समझाने वाला हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड भी थी आप लोगों की कि सर केमिकल रिएक्शन एक बार समझा दो। बच्चों अगर मैं केमिकल रिएक्शन को पूरा बताऊं तो केमिकल रिएक्शन में हम लोगों को कई सारी केमिकल रिएक्शन पढ़नी होती है। लगभग ये 9 प्रकार की केमिकल रिएक्शन है जो आपको पढ़नी है। इन 9 तरह की केमिकल रिएक्शन में से 3 रिएक्शंस मैं आपको पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूं, जिनमें से ऑक्सीकरण है, अपचयन है, रेडॉक्स से। लगभग 45,000 से 50,000 बच्चों ने उस वीडियो को देख रखा। अगर आपने नहीं देखा तो वहां पर एक लिंक आएगा रिडक्शन रिएक्शन का, ऑक्सीडेशन का, तो आप उसको क्लिक करके देख लीजिए। तकरीबन 40 से 45 मिनट का वो वीडियो ऑलरेडी है। अब मेरी बात समझो। तो आज की वीडियो में हम इन 3 रिएक्शन को छोड़ के बाकी सारी रिएक्शन से देखने वाले हैं और बाकी सारी रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, शुरुआत किया जाए। एक बार सेशन को लाइक जरूर कर देना। ठीक है बच्चों, आइए। सबसे पहली रिएक्शन कौन सी होती है? तो सबसे पहली रिएक्शन जिसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। दूसरी रिएक्शन होती है अपघटन, तीसरी होती है कंबशन, चौथी होती है डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद हमें अवक्षेपण समझना है, इसी का दूसरा नाम डबल डिस्प्लेसमेंट है, और लास्ट वाली रिएक्शन समझनी है क्लोर एल्काइल रिएक्शन। ये सारी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर मैं सबसे पहली रिएक्शन संयोजन की बात करता हूं, संयोजन का मतलब क्या होता है? सर संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। अब क्या मतलब है बच्चों? अगर यहां पर दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना देते हैं, जैसे ए बी ने मिलकर ए बी बना दिया, यानी ए प्लस बी ने मिलकर ए बी बना दिया। दो अभिकारक मिलकर अगर एक उत्पाद बनाते हैं, या फिर 3 अभिकारक मिल जाए, मतलब यह है कहने का कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर जब एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, सिर्फ एक प्रोडक्ट का निर्माण होना चाहिए, तब ऐसी रिएक्शन को हम किस नाम से जानते हैं मेरे भाई? ऐसी रिएक्शन कहलाती है संयोजन अभिक्रिया, है ना। तो ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, एकदम जनरल फॉर्म बताया, ये जनरल फॉर्म किसका है? सर ये जनरल फॉर्म हमारे संयोजन अभिक्रिया का है, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है सर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका कोई एग्जाम्पल है आपके पास? वेरी गुड, बहुत सारे। जैसे कि पहला एग्जाम्पल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जो मैग्नीशियम रिबन होता है ना, मैग्नीशियम रिबन, जब भी कभी आप किसी भी मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो ध्यान रखना, हाँ जलाना, ऑक्सीजन के साथ हमेशा ध्यान रखना, कोई भी चीज जलती है तो मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO का सफेद धुआं बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद धुआं बनता है। और आप देखिए ये रिएक्शन क्या है? सर यहाँ पे 2 कंपोनेंट आपस में मिलकर एक नया कंपोनेंट बना है 8। ये हमारा संयोजन अभिक्रिया है। सफेद पाउडर बनाएंगे। अरे हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने मिलकर पानी बना लिया। अब आप खुद मुझे बताओ, अगर यहाँ पे 2H2 लेते हैं और O2 लेते हैं और इन दोनों ने आपस में मिलकर क्या बना लिया? सर पानी बना लिया। ये भी कैसी रिएक्शन है? सर ये भी हमारी संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन है। कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ दहन करके CO2 गैस बना लिया। यह भी बताइए कैसी रिएक्शन होती है? सर इसे भी हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। फिर आगे देखिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन बच्चों H2 और इसके अलावा क्लोरीन Cl2, इन दोनों ने मिलकर बताइए क्या बना लिया? 2HCl बना लिया। तो यह भी हमारी कौन सी रिएक्शन होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। तो अर्थ कहने का क्या है? सर अर्थ यह है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं, सर वो हमारी कौन सी रिएक्शन बन जाती है? कॉम्बिनेशन। और भी एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास एग्जाम्पल की कमी है। आप लिखना चाहें तो ढेरों एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मेरे पास एग्जाम्पल बहुत सारे है ना। अगला एग्जाम्पल हो सकता है कि हमारे पास जो आपका नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, इसने भी आपस में मिलकर अमोनिया का फॉर्मेशन कर लिया। यह भी बताइए हमारी कौन सी रिएक्शन मानी जाएगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन मानी जाएगी। ये सारे एग्जाम्पल हमारे बताइए किसके हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। ओके, और भी सुनो, जैसे कि चूने का पानी, चलो वो मैं अभी आगे चलते उसमें बताऊंगा अपघटन में। तो ये सारी रिएक्शन हमारी संयोजन अभिक्रिया है। तो पहली वाली रिएक्शन आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी। दूसरी है अपघटन। अपघटन का मतलब क्या होता है?
सर अपघटन का मतलब होता है टूटना। टूटना क्या मतलब है सर? मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए अगर कोई ए बी कंपोनेंट इसको गर्म करने के बाद यह हमारा ए और बी में टूट गया है, ए और बी अलग अलग हो गया, इसे अपघटन कहते हैं। या फिर हो सकता है कि कोई कंपोनेंट हमारा ए बी सी हो और गर्म करने के बाद वो 3 अलग अलग कंपोनेंट में टूट जाए, ये भी हमारी कौन सी रिएक्शन कहलाती है? अपघटन। इसको भी अपघटन कहते हैं, है ना। ये एकदम जनरल फॉर्म है। ये भी कौन सी रिएक्शन है सर? ये भी हमारी अपघटन है। अब अपघटन रिएक्शन के ढेरों एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैं एक एक करके आपको सारे एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कि आप सबसे पहले तो ये वाले एग्जाम्पल देखिए, यहां पर मैंने अपघटन का जनरल फॉर्म बता दिया। बच्चों जब भी कभी आप अपघटन की बात करते हैं तो अपघटन रिएक्शन 3 तरह की होती है। भाई आप लोगों को अपघटन में हीट देनी है। क्या देनी है? हीट। ये हीट 3 तरह से आ सकती है, ये ऊष्मा 3 तरह से आ सकती है। या तो आप लोग इसमें हीट दे दे, गर्म करने का मतलब हीट दे दे, थर्मल डीकंपोजिशन हो सकता है ना। तो थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है इसको। तो या तो इसमें थर्मल डीकंपोजिशन हो सकता है जिसे आप लोग बोलते हैं ऊष्मीय अपघटन, या फिर ताप अपघटन के नाम से जानते हैं, पहला तरीका। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप इसमें जो है विद्युत दे दे, इलेक्ट्रिक दे दे, तो आप इसको कई बार जो है इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन के नाम से जानते हैं। बच्चों इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन का नाम क्या मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है वैद्युत अपघटन। आप इसको वैद्युत सप्लाई करके हीट दे रहे हैं। हाँ, वैद्युत सप्लाई करके भी हीट दी जा सकती है, H बराबर I² R × T से। और तीसरा जो अपघटन होता है वो हमारा बताइए कैसा अपघटन होता है सर? तीसरे अपघटन को बोलते हैं फोटो डीकंपोजिशन। फोटो, ये जो वर्ड है फोटो, ये जब भी कभी लगा होता है तो इसका मतलब होता है प्रकाश। इसीलिए ध्यान रखना ये हमारा कौन सा अपघटन होता है? प्रकाशीय अपघटन होता है। तो टूटना 3 तरह से हो सकता है, थर्मल डीकंपोजिशन हो सकता है, इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन हो सकता है, फोटो डीकंपोजिशन हो सकता है। ठीक है, तो मैंने जो एग्जाम्पल लिखे हैं ना, ये एग्जाम्पल सबके हैं। लाइन से मैं बताऊंगा सारे एग्जाम्पल क्या है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल क्या लिखा है? कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करना। तो आप ये बताओ जरा, अगर मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 है, अगर आप इसको गर्म कर दोगे तो आप बताइए क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, और प्लस बताइए क्या बन जाएगा? CO2। देखो वर्ड नहीं हुआ। तो आपने जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बन गया। एक्चुअली में इसमें होता क्या है कि इसमें ना हीट देनी होती है, इसीलिए ध्यान रखना इसको आप कौन सा अपघटन कहते हो? ये हमारा ऊष्मीय अपघटन में आता है, थर्मल डीकंपोजिशन में हीट आता है ना। आइए इसके बाद अगला। बच्चों अगला डीकंपोजिशन, ये सारी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फेरस सल्फेट को गर्म करना। फेरस सल्फेट यानी FeSO4। जब मेरे भाई FeSO4 गर्म होता है तो ध्यान रखना हमारा Fe2O3 बनता है। जब आपने FeSO4 को गर्म किया तो क्या बना? Fe2O3। Fe2O3 बना। साथ साथ 2 तरह की गैसें और रिलीज होती है, उनमें से एक गैस का बताइए नाम क्या है? SO2, और एक गैस का बताइए नाम क्या है? SO3। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। बच्चों ध्यान रखना ये भी जो गर्म करना होता है ये भी कौन सा अपघटन होता है सर? इसको भी आप लोग ऊष्मीय अपघटन के नाम से जानते हैं। इसे भी आप लोग किस नाम से जानते हैं? ऊष्मीय अपघटन के नाम से जानते हैं। बच्चों अगली वाली रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट का गर्म होना। यह भी रिएक्शन बहुत पूछी जाती है। लेड नाइट्रेट जिसको नाम है PbNO3। अगर आपका जो लेड नाइट्रेट है PbNO3 है, आपने अगर इसको गर्म कर दिया तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने के बाद ध्यान रखना सबसे पहला जो कंपोनेंट बनता है वो हमारा होता है लेड ऑक्साइड 2PbO। इसके अलावा यहां पर 4 NO2 लेड नाइट्रेट है ना, तो लेड नाइट्रेट है, PbNO3 है, तो हमारा क्या बन जाएगा? तो लेड ऑक्साइड तो बन गया, तो कौन सी गैस बन जाएगी? NO2 गैस बन जाएगी। NO2 गैस के साथ साथ हमारा O2 गैस भी आएगी, है ना। चेक कीजिए, तो यह हमारा 2NO2, कुछ मिस्टेक हो रही है, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। यह देखो मिस्टेक हो जाती, लेड की संयोजकता 2 होती है, लेड की संयोजकता क्या होती है? 2 होती है, तो PbNO3 का होल ट्वाइस हो रहा ना। तो जब आप इसको गर्म करोगे तो पहला जो कंपोनेंट बनेगा वो 2PbO बनेगा, और NO2 हमारा ये NO3 4NO2 की डैश निकालेगा, और साथ साथ हमारी O2 डैश निकलेगी। क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते तो मुझे पूरी रिएक्शन ही याद हो रही ना।
तो बच्चों ये रिएक्शन एकदम बैलेंस है। तो ये भी अपघटन कैसा अपघटन होता है सर, ये भी अपघटन हमारा ऊष्मीय अपघटन होता है। ये तीनों रिएक्शन ऊपर की बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला रिएक्शन आती है सिल्वर क्लोराइड को गर्म करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जब जब हम लोग सिल्वर क्लोराइड को गर्म करेंगे, अगर आपने यहां पर AgCl को गर्म किया, लेते AgCl का जो गर्म होना होता है ना, वो प्रकाश में होता है, और जब ये प्रकाश में गर्म किया जाता है तो सिल्वर अलग हो जाता है, और ध्यान रखना हमारी क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। तो ये भी तो टूट रहा है ना, इसको भी आप अपघटन के नाम से जानते हैं। लेकिन ये कौन सा अपघटन कहलाता है, ये तुम्हारा कहलाता है प्रकाशीय अपघटन। कौन सा? प्रकाशीय अपघटन। तो मैंने यहां पर आप देखिए दो अपघटन हो चुके, ऊष्मीय अपघटन, प्रकाशीय। लेकिन एक और अपघटन बचता है जिसको आप लोग क्या नाम से जानते हैं, वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन समझो क्या बच्चों, वैद्युत अपघटन का एग्जाम्पल यहां मैं एग्जाम्पल नंबर 5 करके दे देता हूं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास पानी है, पानी को गर्म नहीं करना है, फिर से मैं बता दूं गर्म नहीं करना है, पानी को गर्म नहीं करना, हमें उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई करनी है, और इलेक्ट्रिक सप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक उसमें हीट पैदा हो जाएगी। तो जब हम लोग पानी को वैद्युत अपघटन कराते हैं बच्चों, तो पानी का जब वैद्युत अपघटन होता है तो ध्यान रखना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे अलग अलग हो जाते हैं। तो पानी को वैद्युत में गर्म करना हमारा कौन सा अपघटन कहलाएगा, वैद्युत अपघटन कहलाएगा। तो आप आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। अपघटन का मतलब होता है तोड़ना, और तोड़ने का मतलब क्या होता है सर, तोड़ने का मतलब ये होता है कि जब आप एक कंपोनेंट को गर्म करते हैं, किसी भी वजह से गर्म कीजिए, अब वो दो या दो से अधिक कंपोनेंट में टूट जाता है, दैट इज कॉल्ड अपघटन। ओके, बताइए यहां तक बात सबको क्लियर हो रही ना, आगे बढ़े। चलो आगे बच्चों, अगली वाली रिएक्शन हमारी कौन सी होती है, कंबशन, दहन। बहुत इंपॉर्टेंट है। दहन का मतलब क्या होता है सर, दहन का मतलब ये होता है कि जब भी कभी किसी हाइड्रोकार्बन को, आप कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लो, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, है ना, कोई भी हाइड्रोकार्बन, एसेटिलीन, एथिलीन, कोई भी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है, इस क्रिया को दहन कहते हैं। भाई हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी बनाएगा, कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, दहन। लेकिन दहन हमारी दो तरह से होती है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। अब सुनो बच्चों, कंप्लीट कंबस्शन क्या होता है सर, कंप्लीट कंबस्शन उस समय होता है जब ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा हो, हाँ, अर्थात खुले में बताइए कौन सा कंबस्शन होता है, खुले में हमेशा कंप्लीट कंबस्शन होता है जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा हो। और बच्चों जब ऑक्सीजन ज्यादा होगी ना तो कार्बन क्या बनाएगा सर, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अरे ऑक्सीजन ज्यादा है तो कार्बन क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इनकम्प्लीट कंबस्शन कब होता है सर, इनकम्प्लीट कंबस्शन तब होता है जब ऑक्सीजन हमारा कम हो। ऑक्सीजन कम तब होता है जब हमारे पास एरिया कैसा हो, बंद एरिया हो। बंद एरिया होगा तो 101% बताइए कौन सी गैस बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। इसलिए बोला करते हैं कि कभी भी बंद कमरे में आग नहीं जलानी चाहिए। अगर आप बंद कमरे में आग जलाते हो तो वहां ऑक्सीजन कम होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगा, और तुम्हें कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा नुकसान करती है। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? ओके, अभी एक केस हुआ था दिल्ली में क्या हुआ था कि ठंड की वजह से बहुत सारे जो पढ़ाई करने वाले बच्चे थे उन्होंने क्या किया, अपने कमरे के अंदर हीटर जला लिया, और हीटर जलाने के बाद क्या काम किया, उन्होंने रात भर वहां पर सोए, कमरा बंद था, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड बनी और 6 के 6 बच्चों की मृत्यु हो गई। तो आप ध्यान रखिएगा, कभी भी बंद कमरे में आपको कभी भी बंद कमरे में ऐसा कोई काम ना करें जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बने। ओके, तो मैंने कहा दो तरह के कंबस्शन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जब बनेगा कंप्लीट, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा इनकम्प्लीट। मैं दो एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा जरा मीथेन ले लीजिए। बच्चों मीथेन की क्रिया मैंने ऑक्सीजन के साथ ट्राई, मुझे कंप्लीट कंबस्शन रहना है। तुम्हारा कोई भी मन हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने इस बार जो है एसिटिलीन ले लिया। एसिटिलीन जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा के मुझे कंप्लीट कंबस्शन कराना है। ओके, कैसे ट्राई, कुछ नहीं करना, बहुत आराम से रिएक्शन को बैलेंस करना सीखिए। जैसे कि यहां कार्बन है, कार्बन अगर कंप्लीट कंबस्शन हो रहा है तो कार्बन बताइए क्या बनाएगा सर, कार्बन हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। सर यहां कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है कि नहीं, तो 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन बताइए क्या बना देगा, 2 पानी बना देगा। तो पहले आप कार्बन और पहले आप हाइड्रोजन बैलेंस कीजिए।
तो जब आपके कार्बन और हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए तो लास्ट में ऑक्सीजन बैलेंस कीजिए। बच्चों यहां देखो 2 2 4 ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन बनाने के लिए यहां पर हमें क्या लगाना पड़ेगा 2O2 बैलेंस हो रही रिएक्शन। तो ये हमारा कंप्लीट कंबशन है, टोटल कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनना। इधर आइए सर, ये क्या है सर? ये हमारा C2H2 का मतलब क्या हुआ? ये हमारा एसिटिलीन है। और बच्चों ये एसिटिलीन है तो आप यहां 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा यहां 2CO2, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन है तो सिंगल H2O। अब लास्ट में, सबसे लास्ट में ऑक्सीजन बैलेंस कीजिए। बच्चों यहां पर 8 ऑक्सीजन, 2 2 4 5 ऑक्सीजन। बच्चों यहां 5 ऑक्सीजन लाने के लिए हमें यहां कितना करना पड़ेगा 5/2। क्या करना होगा 5/2, है ना। तो बच्चों कंप्लीट कंबशन का मतलब कुल मिलाके आपको हाइड्रोजन को पानी बनाना है, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड बनाना और लास्ट में ऑक्सीजन बैलेंस करना है। चलो इधर आइए। इनकम्प्लीट सर, इनकम्प्लीट अगर यही होता, जैसे कि मान लीजिए मीथेन का हमें इनकम्प्लीट कंबशन करना है, तो इनकम्प्लीट का मतलब क्या हुआ सर? इनकम्प्लीट का मतलब कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाएगा। हाँ, तो ये जो कार्बन है ये बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और 4 हाइड्रोजन बनाएगा 2H2। देख लीजिए बनाएगा। तो आप लोग देखो 2 और 1 3 ऑक्सीजन लाना है, और अगर 3 ऑक्सीजन लाना है तो 3/2 कर दीजिए, 3/2 कर दीजिए। देख लीजिए 2 से 2 कैंसिल, 3 ऑक्सीजन आ गया, है ना। तो आई थिंक आप लोगों को कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबशन की रिएक्शन को बैलेंस करना आ गया होगा कि रिएक्शन हमारी कैसे बैलेंस की जाती है। ओके बच्चों, इसमें भी 1-2 चीजें और याद रखना। मैं आपको 1-2 चीजें और बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि एक मैं रिएक्शन दोबारा से इसको लिखता हूं, CH4 2O2 और ये मैंने लिखा CO2 + 2H2O। कई बार रिएक्शन के अंदर से एक कैलकुलेशन आपसे और पूछ सकता है, वो कैलकुलेशन होती है ग्राम में या फिर मोल में या फिर लीटर में, है ना। जैसे कह दे कि अगर मैंने 32 ग्राम मीथेन लिया तो 32 ग्राम मीथेन को ऑक्सीजन के साथ कंप्लीट कंबशन कराने पे कितने ग्राम CO2 बनेगा, ऐसे सवाल पूछ सकता है। यानी एक की मात्रा देता है, दूसरे की मात्रा पूछ सकता है। तो जब भी कभी ग्राम में कैलकुलेशन हो, ग्राम में, वजन में, तो वजन में कैलकुलेशन के लिए आपको इनके अणु भार लेने होते हैं। तो मीथेन का अणु भार होता है 16, मतलब 16 ग्राम मीथेन जब 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी, 16 ग्राम मीथेन 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी तो 44 ग्राम CO2 बनेगा, और 18 दूनी 36 ग्राम पानी बनेगा। 36 ग्राम क्या बनेगा? पानी। तो ये क्रिया आपको आनी चाहिए। इसी तरीके से आप मोल में कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके आगे संख्या 1 है, इसके आगे संख्या 1 है। तो बच्चों जिसके आगे संख्या लिखी होती है वो कैलकुलेशन मोल की होती है, मोल, है ना। जैसे कि अगर यहां 8 है तो 8 मोल मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, 1 मोल CO2 बनाएगा और 2 मोल पानी बनाएगा, है ना। ये मोल, ठीक है, समझे नहीं? सेम चीज हम लोग आयतन भी कर सकते हैं। मोल मतलब आयतन से मैं बताता हूं कैसे। जैसे कि आप यहां 1 है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 1 लीटर 2 लीटर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, 1 लीटर CO2 बनाएगा और 2 लीटर हमारा पानी बनाएगा। सेंटीमीटर क्यूब जो कि आयतन का मात्रा होता है वो भी लिख सकते हैं। तो मतलब ये स्पेशली आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके चलो, तो तीसरी रिएक्शन हमारी कंबशन खत्म हो जाती है। चौथी रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसी टेस्ट क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे भी जाते हैं, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। बच्चों अगर मैं विस्थापन अभिक्रिया की बात करता हूं तो क्या होता है विस्थापन, उसको सुनो। सर विस्थापन का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक कंपोनेंट AB है, AB ने रिएक्शन किया C के साथ और क्या बना दिया, AB ने रिएक्शन किया C के साथ, तो बना ऐसा दिया कि इसने बना दिया AC और AC को B अलग कर दिया। बच्चों जब भी कभी इस फॉर्म की कोई रिएक्शन दिखाई दे, समझ जाना वो हमारी विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया होने के लिए रिएक्टिविटी देखनी पड़ती है, किसकी ज्यादा किसकी कम, है ना। तो जरा गौर से देखिए, विस्थापन अभिक्रिया में हुआ क्या,
विस्थापन अभिक्रिया में जहां पर पहले बी ए का पति था वहां पर देखो सी आ गया। ये देखिए जरा गौर से देखिए फिर से, मतलब बी ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, बी बाहर चला गया और देखो सी हमारा अंदर आ गया। सुन रहे नहीं सुन रहे? बी बाहर चला गया और सी हमारा अंदर आ गया। अरे सी अंदर आ गया ना, तो अगर सी ने बी को हटा दिया, ऐसे ही बोले ना, सी ने बी को डिस्प्लेस कर दिया, सी ने बी को हटा दिया, तो जब सी ने बी को हटा दिया है, सी ने बी को हटा दिया, तो इसका अर्थ यह हुआ कि सी की रिएक्टिविटी बी से ज्यादा है। ये लिखना सीख लीजिए, ये लिखना आना चाहिए सबको। जानबूझ के तुम्हें कंफ्यूज करेगा, सी की रिएक्टिविटी ए से ज्यादा है, सी की रिएक्टिविटी बी से ज्यादा है, बी की कम है, ऐसे कई सारे बनेंगे, है ना। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा कहीं पर ए एक्स प्लस वाई, इसने बना दिया तुम्हें ए या एक्स वाई और एक्स वाई के साथ जो है ए अलग हो गया, ऐसे लिखा। तो आप बताओ क्या बोलोगे, आप बताइए क्या बोलोगे, किसकी रिएक्टिविटी क्या है ना। तो एक तो रिएक्शन हो रही, तो किसी एक की रिएक्टिविटी ज्यादा हो रही, दूसरे कम। तो कहना जहां पर पहले ए था सर वहां पर हमारा वाई आ गया, एक्स वाई वाई एक्स, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है केमिस्ट्री में ना। तो ए अलग हुआ है ना, और ए की जगह पे कौन आ गया, वाई। तो क्या बोलोगे सर, बोला ये जाएगा वाई की रिएक्टिविटी ए से ज्यादा है, वाई की रिएक्टिविटी ए से ज्यादा है। भाई साहब ये बोलना सीखना होगा तुम्हें, समझे ना। चलो तो आई थिंक आपको बोलना आ गया होगा। अब जब भी कभी हम लोगों को रिएक्शन कराना होता है ना, तो रिएक्टिविटी टेबल बतानी होती है। वैसे रिएक्टिविटी टेबल में क्या है सर, रिएक्टिविटी टेबल में बस इतना करते हैं कि जितने भी हमारे मटेरियल है उनमें से किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, किसकी रिएक्टिविटी कम है, बस यही देखते हैं, है ना। वो याद करना पड़ेगा आपको, वो उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन भाई याद करने की कोशिश करता हूं कि रिएक्टिविटी टेबल आपको याद कैसे करनी है। बच्चों रिएक्टिविटी टेबल को आपको 4 टुकड़ों में याद करना है, 4 नहीं, हाँ 4 टुकड़ों में याद करना है, 4 नहीं 3 टुकड़ों में याद करना है। 3 टुकड़ों में सबसे पहले मैं ऊपर वाला टुकड़ा आपको बताता हूं। ऊपर वाले टुकड़े में ध्यान रखना, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होती है पोटेशियम की। पोटेशियम से कम रिएक्टिविटी होती है सोडियम की। पहले 19 फिर सोडियम। सोडियम से कम रिएक्टिविटी होती है कैल्शियम की। मतलब पहले 19 में थे, 19 के बाद 11 सोडियम में आए, फिर कैल्शियम में रहे। और कैल्शियम से कम रिएक्टिविटी किसकी होती है, मैग्नीशियम की, फिर हमारे एल्यूमिनियम की, है ना। पहले आप ये एक टुकड़ा याद कर लो, बताइए ये वाला टुकड़ा सबको याद हो गया, किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, है ना। तो बच्चों ये एक टुकड़ा याद कर लिया, फिर इसके बाद नीचे वाला टुकड़ा याद करना है, सबसे नीचे वाले टुकड़े में ध्यान रखना है हाइड्रोजन से कम रिएक्टिविटी होती है कॉपर की, कॉपर से कम रिएक्टिविटी होती है Hg की, Hg से कम रिएक्टिविटी होती है सिल्वर से कम रिएक्टिविटी होती है गोल्ड की, और गोल्ड से भी कम रिएक्टिविटी होती है प्लेटिनम की। हाँ, शुरुआत नीचे वाले में हाइड्रोजन से कीजिए, हाइड्रोजन उससे कम कॉपर, उससे कम Hg, उससे कम Ag, फिर Au और नीचे गोल्ड, है ना। Hg, Cu और Ag के बीच में आता है, इस बात को ध्यान रखना। अब बीच वाला पोर्शन और बचा, बीच वाले पोर्शन को आपको अलग याद करना है, इस बात को ध्यान रखना। बीच वाले पोर्शन में हम देखो एल्यूमिनियम तक पहुंच चुके थे। एल्यूमिनियम के बाद आपको याद करना है जिंक, और जिंक के बाद आपको क्या याद करना है, Fe के बाद क्या याद करना है, Sn, और Sn के बाद क्या याद करना है, लेड। और ये इससे नीचे मिला दीजिएगा, ऐसे इधर। सिर्फ और सिर्फ इतने कंपाउंडों की ही आप रिएक्टिविटी टेबल याद करोगे, बस। बहुत सारे और भी मटेरियल होते हैं, लेकिन उनका कभी आज तक पूछा नहीं जाएगा, है ना, और उनमें आपको जाना भी नहीं है। अगर आप चले रहे तो आप कभी रिएक्टिविटी टेबल को पूरा याद ही नहीं कर पाओगे, आप लोग के लेवल में इससे काम चल जाएगा। ज्यादातर क्वेश्चन तो नीचे वाले से आते हैं, ओके। तो आपको ये रिएक्टिविटी टेबल याद हो रही। एल्यूमिनियम के बाद ध्यान रखना जिंक, फिर Fe, फिर Sn के बाद हमारा Pb आता है, Pb के बाद हमारा हाइड्रोजन, फिर यहां नीचे, ठीक है। अब बच्चों रिएक्टिविटी टेबल के आधार पे हमें ये समझना है, जैसे कि पहली रिएक्शन लिखी है, इनमें से बहुत सारी रिएक्शन होगी और बहुत सारी रिएक्शन नहीं होगी।
जैसे कि पहली रिएक्शन लिखिए, मैग्नीशियम द्वारा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर का विस्थापन। कॉपर सल्फेट के विलयन से मैग्नीशियम द्वारा, अब देखो रिएक्शन है कि नहीं, हो रही नहीं हो रही, ये समझना। मैं इसको फिर से यहां डिफाइन करूंगा। अब बच्चों रिएक्शन कैसे पूछी जाएगी आपसे मैं बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए तुमसे कहा कॉपर सल्फेट और इधर लिख दिया यहां पर एल्यूमिनियम, या एल्यूमिनियम लिखा मान लीजिए लिख दिया कैल्शियम, तो तुमसे पूछेगा बताइए ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। तो बच्चों रिएक्शन को होने के लिए कैल्शियम की जो रिएक्टिविटी है वो कॉपर से ज्यादा होना चाहिए। तो कैल्शियम की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा होना चाहिए। तो देखो कैल्शियम कहां है, कॉपर कहां है, कैल्शियम ये है मेरे दोस्त, कॉपर ये, तो कैल्शियम की रिएक्टिविटी तो ज्यादा है, तो कैल्शियम भी ज्यादा है तो 101% रिएक्शन हो रही, मतलब कैल्शियम सल्फेट बनेगा और कॉपर हमारा डिस्प्लेस हो जाएगा। ओके, अर्थात ये रिएक्शन होगी। सर इसी तरीके से अगर मैं मान लीजिए मैग्नीशियम सल्फेट ले लेता और Fe ले लेता, अब आप बताओ ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। अब ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं तो तुम्हें देखना पड़ेगा। देखो मैग्नीशियम ये रहा और Fe तुम्हारा ये रहा। बच्चों रिएक्शन होने के लिए Fe की रिएक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन Fe नीचे है तो Fe की रिएक्टिविटी कम है। तो मेरे भाई अगर Fe की रिएक्टिविटी कम है तो आप इसे क्या बोलोगे, सर Fe की रिएक्टिविटी कम है तो आप इसको बोलोगे नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं, है ना। तो कैसे हमें बोलना है नो रिएक्शन, कैसे बोलना है कि रिएक्शन पॉसिबल है, वो आप सीख लीजिए, ठीक है। चलो और आगे अब मैं यहां पर बताता हूं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल लिखा है मैग्नीशियम सल्फेट द्वारा, मैग्नीशियम द्वारा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर का विस्थापन। दूसरा देखिए आयरन द्वारा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर का विस्थापन। देखते हैं हो रहा नहीं हो रहा। जिंक सल्फेट की क्रिया कॉपर से कराना। ओके, तो जिंक सल्फेट की क्रिया हमने किसके साथ करा दी, कॉपर के साथ करा दी। देखते रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कॉपर से कराना है, सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4, इसकी क्रिया हमने किसके साथ करा दी, कॉपर के साथ करा दी। तो तुम्हें यह देखना है कि रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, है ना। जैसे कि पहली वाली रिएक्शन में साफ साफ पता चल रहा है भैया, साफ साफ पता चल रहा है कि मैग्नीशियम की जो रिएक्टिविटी होती है वो तुम्हारे कॉपर से ज्यादा। मैग्नीशियम ऊपर होता है तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट और प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। Fe की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा होती है, इसीलिए Fe सल्फेट फेरस सल्फेट प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। बच्चों कॉपर की रिएक्टिविटी जिंक से कम होती है। हाँ, तो कॉपर की रिएक्टिविटी अगर जिंक से कम है, कॉपर की कम है तो रिएक्शन नहीं हो रही। यहां पर कॉपर की रिएक्टिविटी क्या है, कम है, तो नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। और बच्चों इधर देखिए H2SO4 और प्लस कॉपर, तो कॉपर की रिएक्टिविटी तो हाइड्रोजन से भी कम है। ये देखो कॉपर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है। तो जब कॉपर की कम है तो यहां पर भी बताइए क्या बोलना है, सर यहां पर भी आपको बोलना है नो रिएक्शन, यानी अभी भी किसी तरह की कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी कि कब कैसी रिएक्शन करनी है। इस तरह की रिएक्शन का नाम होता है अपघटन, अपघटन कह रहा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि एक ने दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया, दैट इज कॉल्ड हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे बढ़ते नेक्स्ट। बच्चों अगली रिएक्शन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कि बोला जा रहा है क्लोर एल्काइल रिएक्शन। सर क्लोर एल्काइल रिएक्शन क्या होती है, समझो बात को। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि है, सुनो ध्यान से। जैसे कि मान लीजिए हमने नमक का सोल्यूशन ले लिया, नमक का सोल्यूशन का मतलब है NaCl और पानी। हमने देखो NaCl और पानी का मिश्रण ले लिया। हालांकि NaCl और पानी के मिश्रण को कई बार हम लोग एक नाम से जाना जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्राइन सोल्यूशन। आपको कई बार पूछा भी जाएगा कि ब्राइन सोल्यूशन किसको बोलते हैं, ब्राइन सोल्यूशन NaCl और पानी के मिश्रण को बोलते हैं। तो जब आप लोग इसको विद्युत अपघटन कराते हैं, मतलब विद्युत अपघटन ना बोलिए आप, इसको बोलिए कि इसको हम लोग इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं। तो जब इन दोनों में इलेक्ट्रिक सप्लाई की जाती है, कहने का मतलब कैथोड और एनोड लगाकर हम लोग धारा प्रोवाइड करते हैं। तो ध्यान रखना सबसे पहला जो कंपाउंड बनता है वो हमारा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड 2NaOH।
2NaOH के साथ साथ ध्यान रखना हमारे पास 8 हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है और 8 हमारी क्लोरीन गैस भी बनती है। लेकिन तुमसे कई बार ये भी क्वेश्चन आता है, ये कंपाउंड्स बनते हैं कि कहां पर कौन सी चीजें होती हैं, उनको मैं आपको थोड़ा बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनो। ये हमारा एक तरह का कैसा सेल है, ये हमारा विद्युत अपघटनी सेल है। बच्चों विद्युत अपघटनी सेल वो होता है जिसमें एनोड हमारा पॉजिटिव होता है और कैथोड हमारा नेगेटिव, इसे इसलिए विद्युत अपघटनी सेल बोलते हैं। बच्चों आपको मैं बता दूं, ये जो Cl है ये Cl माइनस के फॉर्म में हो रहा, हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में हो रहा। अच्छा सोचिए, H प्लस प्लस वाला किसकी ओर जाता है, माइनस वाले की ओर, प्लस वाला माइनस वाले, प्लस वाला माइनस वाले की ओर जाता है। तो हाइड्रोजन बताइए कहां जाएगा, सर हाइड्रोजन माइनस वाले की ओर जाएगा, यानी हाइड्रोजन गैस आपकी मिलेगी कैथोड पर, हाइड्रोजन गैस कैथोड। Cl माइनस माइनस वाला प्लस वाले की ओर जाएगा, तो क्लोरीन गैस कहां मिलेगी, सर क्लोरीन गैस मिलेगी हमें एनोड पर। तो तुमसे सबसे पहला सवाल ये पूछा जाएगा कि क्लोर अल्काइल रिएक्शन में कंपाउंड्स कौन कौन से बनते हैं, और ये जो गैस बनती है ये गैस हमारी कौन सी एनोड पर बनती है, कौन सी हमारी कैथोड पर बनती है। ओके, आप देखिए ये जो क्लोरीन गैस ये कहां बन रही है, देखिए एनोड पे बन रही क्लोरीन गैस, कैथोड पे बन रही हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलो तो क्लोरीन क्लोर अल्काइल रिएक्शन से इतना ही पूछा जाएगा। अवक्षेपण रिएक्शन, बच्चों अवक्षेपण रिएक्शन ना एक तरह की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। अवक्षेपण रिएक्शन का जनरल फॉर्मूला ये होता है AB प्लस CD इक्वल टू AC प्लस BD। देखिए आपने और से देखा AB प्लस CD बना दिया AC, इसका मतलब पता है क्या, B और D एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया, B और D ने देखिए एक दूसरे को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो ये जो रिएक्शन होती है इसी को आप लोग एक तो अवक्षेपण रिएक्शन के नाम से जानते हैं, और इसी का एक दूसरा नाम भी होता है, ये हमारी कहलाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये दोनों नाम मेरे दोस्त इसी के हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। हाँ, डबल डिस्प्लेसमेंट। मैं इसका एग्जांपल भी दूंगा, ऐसा नहीं है, मैं अवक्षेप भी बताऊंगा कि कैसा अवक्षेप मिलता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है। बच्चों सिल्वर क्लोराइड की रिएक्शन हमने KCl के साथ करा दिया, KI के साथ ट्राई किया, KCl के साथ, KI के साथ, है ना, या आप यहां 2 ना लेकर यहां पर आप 2 लीजिए। मैंने फिर से बात बता दूं, हमने किया क्या, हमने AgCl लिया। AgCl का मतलब क्या होता है, सर AgCl ले लो या फिर आप यहां पर AgNO3 ले लो, सिल्वर नाइट्रेट ले लो, AgNO3 ले लो। तो हमने यहां पर सिल्वर नाइट्रेट लिया, सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया हमने पोटेशियम आयोडाइड के साथ करा दी, और जैसे ही पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्राई तो यहां पर तुरंत बताइए क्या बन जाएगा, सिल्वर आयोडाइड बन जाएगा, सिल्वर आयोडाइड। और इसके अलावा देखिए क्या बन जाएगा, सर इसके अलावा हमारा 2, अब ये रिएक्शन बैलेंस है नहीं, बैलेंस है तो 2KNO3 नहीं, अभी बैलेंस नहीं हो रही है, अभी बैलेंस नहीं हो रही है, कहां मिस्टेक हो रही है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन वाली सही है, AgCl2 और 2Ki सिल्वर आयोडाइड बन जाएगा, Ag कहीं यहां मिस्टेक हो रही है, कुछ यहां पर क्या हो रहा है, मिस्टेक हो रही है ना, और क्या मिस्टेक हो रही है, चलो एक बार फिर से देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 आप इसको ऐसा लीजिए कि एक तरफ मैंने लिया सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, AgNO3 की क्रिया मान लीजिए मैंने करा दिया, अच्छा सॉरी AgCl बनेगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। आप यहां पर कुछ भी ले लीजिए, यहां पर मान लीजिए मैंने ले लिया है सोडियम, है ना, जैसे कि आपने वहां Ki लिया था, यहां पर आपने NaCl ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं उससे, NaCl ले लीजिए। तो NaCl ले लिया तो क्या बन जाएगा यहां पर, सर यहां बन जाएगा AgCl सिल्वर क्लोराइड, और इसके अलावा हमारा सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ये देखिए। तो ये जो हमारा AgCl बनता है ये कौन सा अवक्षेप बनाता है, सर ये हमारा सफेद अवक्षेप बनाता है। ये कौन सा अवक्षेप बनाता है, सफेद अवक्षेप बनाता है। AgCl हमेशा सफेद अवक्षेप का होगा, है ना। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें हमारा अवक्षेपण प्रक्रिया होती है, जैसे कि आपने लेड नाइट्रेट ले लिया PbNO3। बच्चों PbNO3 का होल ट्वाइस ये लेड नाइट्रेट है। इस लेड नाइट्रेट की क्रिया आपको किसके साथ करानी पड़ेगी, सर लेड नाइट्रेट की क्रिया हमने करा दिया, हमें लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट की क्रिया हमने करा दिया 2Ki के साथ। तो यहां पर लेड आयोडाइड का बन जाता है पीला अवक्षेप PbI2,
और PbI2 का पीला अवक्षेप बन जाएगा और KNO3 अलग हो जाएगा। यहां पर हमारा बनता है कौन सा? पीला अवक्षेप। ये कौन सा अवक्षेप होता है? पीला अवक्षेप। तो होता क्या है कि जब भी कभी दो ऐसे विलयन जो हमारे कह सकते हो आयनिक कंपाउंड है, इनके आगे हमेशा एक्वस लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? एक्वस, आयनिक कंपाउंड। तो जब भी कभी दो ऐसे विलयन जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं आपस में मिलते हैं तो एक ठोस पदार्थ बनाते हैं बच्चों, और वो किसी ना किसी तरल का होता है, और ये ठोस पदार्थ पानी में अघुलनशील होते हैं। ये ठोस पदार्थ पानी में क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं, और ऐसी रिएक्शन हमारी अवक्षेपण के नाम से जानी जाती है। ये जो ठोस पदार्थ बनते हैं ना, ये बॉटम में बनते हैं और पानी में अघुलनशील होते हैं, इनको हम लोग अवक्षेपण क्रिया कहते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, AgCl का सफेद अवक्षेप और सिल्वर आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। ऐसे और भी बहुत सारे अवक्षेपण रिएक्शन होते हैं, है ना, जिसके बारे में आप लोगों को क्वेश्चन के थ्रू समझाया जाता है कि भाई ये रिएक्शन है। ओके, तो ये हमारा फाइनली कंप्लीट हो जाता है। इतनी टाइप की रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या होता है। बाकी इसके जो क्वेश्चन है उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर एक बटन दिखाई दे रहा होगा केमिकल रिएक्शन के क्वेश्चन का, उस पर आप क्लिक करके मैंने 120 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं केमिकल रिएक्शन के, वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, समझ आ रहा? ओके, किसी तरह की कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। मैं फिर से आपको बता दूं 120 क्वेश्चन आप लोग उससे लगा लीजिएगा, और बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा सेशन मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप सब लोग जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू।